हमारी बॉडी में एक खास लिमिट के अंदर है, सही। सोडियम, आयंस वगैरह, मिनरल्स वगैरह ये भी सारे लिमिट में है। पानी भी एक खास लिमिट में हमारी बॉडी में पाया जाता है। मिनरल्स हमारी बॉडी में खास लिमिट में, टेम्परेचर हमारी बॉडी में खास लिमिट में है, सही। तो हर एक चीज ना हमारी बॉडी में, वेस्ट मटेरियल भी हमारी बॉडी में खास लिमिट के अंदर होते हैं। तो हमारी बॉडी में हर एक चीज ना एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए। अगर उस लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो उसे हम कहते हैं अनस्टेबल कंडीशन। उसे हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल कंडीशन या अनस्टेबिलिटी, सही। तो हमें उस अनस्टेबल कंडीशन को फिर से स्टेबल बनाना पड़ता है, क्योंकि स्टेबल इन्वायरमेंट ना बहुत ज्यादा जरूरी है टू कंटिन्यू द लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, सही। अगर हमने जिंदा रहना है तो हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखना पड़ेगा, मतलब हमें स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और ये स्टेबिलिटी किस प्रोसेस के जरिए मेंटेन होती है? होम्योस्टेसिस के जरिए, सही है। तो होम्योस्टेसिस एक ऐसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ऐसे प्रोसेस वगैरह हैं जिनके जरिए हम हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट रखते हैं हमारा। अच्छा, अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं होम्योस्टेसिस के, एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के कुछ एलिमेंट्स हैं, मतलब कुछ चीजें हैं, कुछ वो है, कुछ क्या कहते हैं, कुछ बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह हैं जिनके जरिए हम होम्योस्टेसिस करेंगे, सही। एलिमेंट्स है, कुछ पार्ट्स हैं होम्योस्टेसिस के। अब पार्ट्स ये हैं कि सबसे पहले अगर हमें स्टेबिलिटी रखनी है तो पहले बॉडी को पता चलना चाहिए कि अनस्टेबल एनवायरनमेंट हुआ है, और अनस्टेबल एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है होम्योस्टेसिस का वो क्या है? रिसेप्टर है, जो डिटेक्ट करेगा चेंज को, जो डिटेक्ट करता है किसे? स्टिमुलस को, सही। स्टिमुलस यानी चेंज को, तो चेंज को डिटेक्ट करेगा। और यहाँ पर चेंज का मतलब है अनस्टेबिलिटी, यहाँ पर चेंज का मतलब क्या है? अनस्टेबिलिटी। तो अनस्टेबिलिटी को डिटेक्ट कौन करेगा? रिसेप्टर्स करेंगे। तो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे रिसेप्टर पाए जाते हैं। ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो ब्लड में कीमो रिसेप्टर हैं जो डिटेक्ट करेंगे। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मो रिसेप्टर है जो टेम्परेचर डिटेक्ट कर लेंगे, सही। तो बॉडी में हर जगह पे बहुत सारे डिफरेंट जगह पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनका काम है चेंज को या फिर अनस्टेबिलिटी को डिटेक्ट कर लेना। डिटेक्ट करने के बाद ये सिग्नल देते हैं नेक्स्ट पार्ट को, जो कहलाता है हमारा कंट्रोल सेंटर, सही। ये हमने क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया ना, तो उसमें यही बीच में समझ जाना कि सेंसरी न्यूरॉन के जरिए यानी कंट्रोल सेंटर से सिग्नल जा रहा है। तो कंट्रोल सेंटर जो है हमारा है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वो दोनों सीएनएस में आते हैं। ये क्या करेंगे? नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है होम्योस्टेसिस का वो क्या है? कंट्रोल सेंटर, जिसका काम है रिसेप्टर से सिग्नल को रिसीव करना कि जो अनस्टेबिलिटी आई है वो कहां आई है, कितनी अनस्टेबिलिटी आई है। ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है खाना खाते ही, अब कितना ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, कितना ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल हुआ है, ये सारी चीजों को जो कंट्रोल सेंटर है ना, यानी सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये इसकी इंटीग्रेशन करेगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एनालाइज करना, सही। एनालाइज करेगा, सोचेगा, समझेगा, डिसाइड करेगा कि जो चेंज आया है, ये जो हमारे पास अनस्टेबिलिटी आई है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, वो किस तरीके से उसको मेंटेन करना है, कितना मेंटेन करना है, कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा है। तो सारी चीजों को इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये सारी इंटीग्रेशन कौन करेगा? हमारा सीएनएस यानी कंट्रोल सेंटर करेगा। फिर कंट्रोल सेंटर एक सिग्नल देगा नेक्स्ट पार्ट को, जो क्या है? नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या करेंगे? एक्टिविटी ऑफ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स की एक्टिविटी परफॉर्म करवाएंगे। रिस्पॉन्स किसकी वजह से होता है? स्टिमुलस की वजह से। तो स्टिमुलस की वजह से जो रिस्पॉन्स की एक्टिविटी है उसे परफॉर्म कौन करवाएगा? इफेक्टर। जैसे कि पेंक्रियाज, अब पेंक्रियाज को सिग्नल मिलेगा और पेंक्रियाज क्या करेंगी? इफेक्टर, जो पेंक्रियाज ऐसा इफेक्टर काम करेंगी, एज अ इफेक्टर काम करेंगी, और बॉडी में जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है उसे दोबारा क्या कर देंगी? कम कर देंगी, सही। मतलब बॉडी में फिर से स्टेबिलिटी मेंटेन कर देंगी। तो स्टेबिलिटी को कौन मेंटेन करेगा? एट द एंड इफेक्टर्स। तो ये हमारे पास अनस्टेबिलिटी हुई थी, अनस्टेबल एनवायरनमेंट हुआ था, उसे डिटेक्ट किया रिसेप्टर ने, रिसेप्टर ने सिग्नल दिया कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर ने सिग्नल दिया इफेक्टर को, इफेक्टर ने क्या कर दिया? फिर से बॉडी में स्टेबिलिटी मेंटेन करती, सही। इसी को यहाँ पर हम एक पूरे पाथवे के जरिए पढ़ते हैं। यहाँ देखो, जैसे ही ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, ये बीजीएल ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होते ही सिग्नल किसे मिलेगा? रिसेप्टर को। रिसेप्टर किसे सिग्नल देगा? कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर किसे सिग्नल देगा? इफेक्टर को। इफेक्टर क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा, जो बढ़ गया था उसे क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया, नॉर्मल कर दिया जाएगा, सही, मेंटेन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो रिसेप्टर्स है ना, यह रिसेप्टर्स हैं, वो कौन से रिसेप्टर हैं? कीमो रिसेप्टर, क्योंकि केमिकल चेंज आया है ना। और कंट्रोल सेंटर कौन है हमारा? सीएनएस यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। और इफेक्टर कौन है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कौन मेंटेन कर सकते हैं? पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज यहाँ पर है, सही। तो इनको ये यहाँ पर इनका लिखा हुआ है। अच्छा, जब दूसरी कंडीशन होगी, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कब कम होता है हमारा? ब्लड ग्लूकोज लेवल कब कम होता है? अभी कम हुआ पड़ा है सबका, सही है। जब फास्टिंग में करा था, मतलब खाना ना खाया ना बॉडी में, तो अब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हुआ पड़ा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ है तो हमारा जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मल हो गए, हम बेहोश हो गए, नहीं हो रहे ना। इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमारे सेल्स अभी भी काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी में अभी भी स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर रखा है पेंक्रियाज ने। यानी हमने बाहर से बेशक ग्लूकोज नहीं खाया, लेकिन बॉडी के अंदर जो
ग्लूकोज होता है स्टोर्ड फॉर्म में, यानी ग्लाइकोजन वगैरह, उससे तो ग्लूकोज बनाया जा सकता है ना, तो उससे ग्लूकोज बना लिया गया है। तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होता है उसे भी डिटेक्ट कौन करता है? रिसेप्टर। सही, अब हमने खाना खाया था शुरू में, सहरी करने के बाद दोपहर तक तो इतना नहीं होगा, ग्लूकोज होगा, उसके बाद ना ग्लूकोज खत्म हो गया जो बना था, यानी जो ग्लूकोज उससे हमने फूड से बना था, जो सहरी में खाया था, वो सारा टूट गया। अब उसके बाद हमें मजीद ग्लूकोज चाहिए था, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा था हमारी बॉडी का। जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ, किसने डिटेक्ट किया? रिसेप्टर्स ने। रिसेप्टर ने सिग्नल दिया कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर ने सिग्नल दिया पेंक्रियास को, इफेक्टर को, और इफेक्टर ने क्या कर दिया? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा दिया। सही, कौन सा केमिकल होता है जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है? नहीं नहीं, इंसुलिन से बढ़ता थोड़ी है, कम होता है इंसुलिन से। तो जब हमने खाना खाया ब्लड ग्लूकोज बढ़ा, और उसका ब्लड ग्लूकोज कम होता है ना, पेंक्रियास इंसुलिन के जरिए कम होता है, ग्लूकागोन के जरिए बढ़ता है। ग्लूकागोन वो हार्मोन है जिसके जरिए ब्लड ग्लूकोज बढ़ाया जाता है, तो ग्लूकागोन के जरिए बढ़ा दिया गया है। और आप सहरी का तुम लोग जाके अफ्तारी करोगे ना, मीठी मीठी चीजें खाएंगे, उसके बाद एकदम फिर ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा, फिर उसको कम करेगा इंसुलिन, तो बॉडी में एकदम इंसुलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, सही, ये सारे सर बॉडी के अंदर हमारे पास रिसेप्टर्स ब्लड में होते हैं। रिसेप्टर अलग अलग जगह पे होते हैं। कीमो रिसेप्टर ब्लड में होते हैं, कीमो रिसेप्टर ब्लड वेसल में, ब्लड में पाए जाते हैं, और ऑस्मो रिसेप्टर हाइपोथैलेमस में थे, स्किन में थर्मो रिसेप्टर है, बॉडी के अंदर भी है रिसेप्टर। वो रिसेप्टर वाला टॉपिक था ना उसमें, नर्वस कोऑर्डिनेशन में, उसमें देखना ज्यादातर रिसेप्टर्स हैं, कुछ रिसेप्टर मतलब नहीं भी उसमें, लेकिन ज्यादा रिसेप्टर्स हैं जो आप लोग लेवल पे, वो सारे रिसेप्टर्स लिखे, उनकी लोकेशन भी लिखी हुई है हम लोगों ने कि क्या कहाँ होते हैं। अच्छा, तो यहाँ 3 तरह के हैं। आप लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन। सही, उसमें है ना ये इंसुलिन का जिक्र भी है, पेंक्रियास का जिक्र है, अल्फा और बीटा सेल होते हैं पेंक्रियास के, वहां से। अच्छा, अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस के तरीके कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हमने होम्योस्टेसिस करवानी है, सही, किन किन तरीकों से मिलकर होम्योस्टेसिस मुकम्मल कंप्लीट होगी। तो 3 एस्पेक्ट है होम्योस्टेसिस के, एक थर्मोरेगुलेशन, नंबर 2 ऑस्मोरेगुलेशन, नंबर 3 एक्सक्रीशन। अब थर्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं? थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है टेम्परेचर के मेंटेन करने को। अब हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, क्योंकि आप फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा है एंजाइम्स टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, एक खास टेम्परेचर पर ही ऑप्टिममली काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर डिस्टर्ब हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, तो ये अनस्टेबल कंडीशन होगी, और अनस्टेबल कंडीशन में एंजाइम प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो डीनेचर भी हो जाएंगे। तो इसीलिए टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो भी प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थर्मोरेगुलेशन। क्या कहते हैं? थर्मोरेगुलेशन। ये टिक लगाओ, मतलब इसे हमने डिटेल में पढ़ना है आगे, सही, थर्मोरेगुलेशन को आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। अच्छा, इसके बाद है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं? वाटर एंड सॉल्ट यानी मिनरल्स के लेवल को मेंटेन करके रखना। हमारी बॉडी में आयंस वगैरह है, सोडियम, पोटेशियम है, और इसके अलावा क्लोरीन वगैरह हैं, ये सारे आयंस भी जरूरी हैं। सोडियम आयन कहाँ जरूरी होता है? बताओ, सोडियम आयन की इंपॉर्टेंस बताओ। नर्व इंपल्स में चाहिए होता है, सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से तो एएमपी जनरेट होता है, सोडियम की वजह से तो होता है, सही, इन्फ्लक्स की वजह से नर्व इंपल्स जनरेट होता है। और कैल्शियम भी हमारी बॉडी में चाहिए। कैल्शियम आयन कहाँ इंपॉर्टेंट होता है? हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज के लिए, मतलब साइनैप्स में चाहिए, नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन के लिए चाहिए, सही। तो इसका पोटेशियम भी चाहिए, सही, वही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चाहिए, और वो रीपोलराइजेशन में चाहिए होता है। तो ये सारे आयंस बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी में। ये सारे आयंस जो हैं, क्लोराइड भी जरूरी है। क्लोराइड जो NaCl, हम नमक खाते हैं, नमक बॉडी में जाके डिसॉल्व हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और Cl नेगेटिव भी जाके उसमें काम करता है। Cl नेगेटिव का कहाँ रोल पड़ा हमने बताओ? नर्वस कोऑर्डिनेशन में Cl नेगेटिव कहाँ पड़ा था? क्लोराइड चैनल, क्लोराइड का कहाँ था? नेगेटिविटी बढ़ाता है ना। हाँ, नेगेटिविटी बढ़ाता है, किसमें? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में। कुछ सिग्नल्स जाने से रोकने भी पड़ते हैं हमारी बॉडी में, तो उन्हें रोकता है, सही, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर वहां पर काम करता है। अच्छा, तो हमारे पास इन सॉल्ट्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह का लेवल भी खास तरह से मेंटेन रहना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए, और पानी का लेवल मेंटेन करके रखना है, सही। अगर हमारी बॉडी में पानी का लेवल बढ़ गया, ब्लड में पानी की, यानी ब्लड में जो वाटर का लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो सेल्स में पानी जाने लगेगा, और सेल फूल जाएंगे, सेल स्वेल हो जाएंगे, सेल डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो मतलब सेल की एक्टिविटी पूरी डिस्टर्ब हो सकती है वाटर के लेवल बढ़ने की वजह से भी। तो इन दोनों को भी मेंटेन करके रखा जाता है। इसको मेंटेन करके रखना क्या कहलाता है? ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मेनली हमारी बॉडी में ना किडनीज परफॉर्म कर रही होती हैं, वाटर को रिमूव करवा के। अगर ज्यादा पानी पी लिया, अब देखो गर्मियों में ना हमारी बॉडी को पानी की नीड होती है, क्योंकि गर्मियों में हमारी बॉडी में, सही, हमारी बॉडी में हीट को कंट्रोल करना होता है, कूल करना होता है, और वाटर हीट को कूल करता है, हीट को ठंडा करता है, और हमारी बॉडी में स्वेटिंग के जरिए जो लॉस होता है वाटर, तो उसके जरिए भी पानी में ना, पानी बॉडी को कूल डाउन करता है। तो पानी ना गर्मियों में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी में। तो अगर गर्मियों में कोई 1-2 लीटर पानी भी पी रहा है, 2 लीटर पानी भी पी रहा है, तब भी उसकी बॉडी के लिए कम होता है।
और उसकी बॉडी में फिर यूरिन जो प्रोड्यूस करेगी किडनी, वो कौन सा यूरिन प्रोड्यूस करेगी? कंसंट्रेटेड। कौन सा प्रोड्यूस करेगी? कंसंट्रेटेड, क्योंकि उसे पानी बचाना है। बेशक उसने 2 लीटर पानी पिया है, लेकिन बॉडी में यूज इतना ज्यादा है कि सारा पानी स्वेटिंग के जरिए लॉस हो गया, पानी उसकी बॉडी में कम रह गया, तो उसे पानी को बचाना है किसी भी तरीके से। तो किडनी पानी को किस तरीके से बचाएगी? कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करके। तो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना, ये क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन, पानी को बचाया है, पानी का लेवल मेंटेन करके रखा है। दूसरा, सर्दियों में अगर 2 ग्लास पानी पी लो वो भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बॉडी में इतने कोई रिएक्शन ही नहीं है जिनसे हीट वगैरह प्रोड्यूस हो रही है, ये सारे रिएक्शन कम हो जाते हैं, ना स्वेटिंग हो रही है, तो पानी बॉडी में एक्स्ट्रा होता है, 2 ग्लास पानी भी एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उसको भी बॉडी क्या करेगी? उसको किडनी रिमूव करेंगी। किस फॉर्म में? कौन से यूरिन की फॉर्म में? डाइल्यूट यूरिन की फॉर्म में, क्योंकि पानी ज्यादा हो गया, तो वो ज्यादा पानी भी रिमूव किया जाएगा। तो जब पानी कम था उसे बचाया जा रहा था, ज्यादा पानी था उसको रिमूव किया जा रहा है। यही क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। सही, ऑस्मो रेगुलेशन। ये हमारे एमटीकेट के टॉपिक में नहीं है आगे, सही, इसलिए यहाँ क्रॉस लगा हुआ है। आगे सो डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना, में बस ऑस्मो रेगुलेशन डेफिनेशन और ये थोड़ा सा सिंपल सा बताया, इतना पढ़ लेना। अच्छा, इसके बाद है एक्सक्रीशन। सही, एक्सक्रीशन जो हमारे पास वो डिटेल में, एक्सक्रीशन बोलते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट को, वेस्ट को। सही है, कौन सा वेस्ट मटेरियल? एक तो वेस्ट मटेरियल वो भी होता है ना, जब हम खाना खाते हैं हमारे माउथ में जाएगा, फिर एसोफेगस में, एसोफेगस से फूड कहाँ जाता है? स्टमक में, स्टमक से कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। जो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, वो भी तो वेस्ट होता है ना, फेसेस वगैरह, उस फेसेस को भी रिमूव किया जाता है एनस के जरिए, लेकिन वो तो इजेक्शन कहलाता है, उसे इजेक्शन कहते हैं उस एक्सक्रीशन को। अब वो एक्सक्रीशन अलग है। यहां पर जिस एक्सक्रीशन की बात हो रही है, रिमूवल ऑफ वेस्ट की बात हो रही है, ये वो वेस्ट मटेरियल है जो हमारे सेल्स में प्रोड्यूस होता है। देखो, हमने खाना खाया, खाना हमारे स्टमक में पहुंचा, स्टमक में डाइजेस्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास ब्लड वेसल्स थी, उन्होंने सारा जो भी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीजें थी, प्रोटीन वगैरह सारी एब्जॉर्ब कर ली इंटेस्टाइन से। अब ब्लड में आ गई सारी चीजें, अब ब्लड उन चीजों को लेके जाएगा हर एक सेल तक, हर एक सेल में ट्रांसपोर्ट करेगा, प्रोटीन देगा हर एक सेल को, न्यूक्लिक एसिड देगा, अमाइनो एसिड देगा, और जो भी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट जो भी उसने एब्जॉर्ब किया है इंटेस्टाइन से, वो सारी चीजें हर एक सेल को सप्लाई कर दी जाएंगी। अब सेल में उनका मजीद ब्रेकडाउन होता है, मजीद टूटती है वो सेल के अंदर भी फिर डाइजेशन वगैरह होगी। सही है, सेल के अंदर डाइजेशन को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी। तो सेल के अंदर डाइजेशन होगी। जब सेल में डाइजेशन होती है उससे ना 2 चीजें बनती है, एक तो एनर्जी जिससे सेल वो जिंदा रह रहा है, दूसरी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, नाइट्रोजन वाले वेस्ट बनते हैं ज्यादातर। ये जो नाइट्रोजन वाले वेस्ट मटेरियल होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड होते हैं, ये मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो बनता है सेल के अंदर बनता है। अब सेल के अंदर जैसे ही उसकी अमाउंट बढ़ेगी, सेल अपने पास नहीं रखेगा उसे, सेल उसे रिलीज कर देगा ब्लड में। किसे रिलीज कर देगा? ब्लड में। अब ब्लड में वेस्ट की अमाउंट बढ़ती रहेगी, 10%, 20% बढ़ गई है, ज्यादा हो गई है। अब 10%, 20% को फिर हमारी बॉडी इग्नोर कर देती है। इतना अगर वेस्ट मटेरियल बढ़े ना बॉडी में, इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो जाता। लेकिन जैसे ही उसकी अमाउंट 50-60% होगी नाइट्रोजन वेस्ट की, अब वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के ब्लड से सेल्स में जाने लगेगा। जब वही ब्लड जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट 80-70% है, वो ब्लड हमारे ब्रेन के पास से गुजरेगा, तो वो ब्लड उस नाइट्रोजन वेस्ट को ब्रेन के सेल में रिलीज कर देगा। जब वो ब्लड हमारे हार्ट के पास से गुजरेगा, तो हार्ट के सेल में रिलीज कर देगा, लिवर के पास से गुजरेगा, लिवर के सेल में रिलीज कर देगा नाइट्रोजन वेस्ट को, जिससे हमारा लिवर काम करना छोड़ देगा, ब्रेन काम करना छोड़ देगा, हार्ट काम करना छोड़ देगा, मतलब ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, ऑर्गन काम करना छोड़ देंगे। इसीलिए हमारी बॉडी में जैसे ही वेस्ट की अमाउंट बढ़ेगी, उसको बॉडी से रिमूव करवा देते हैं, यानी ब्लड को स्टेबल रखते हैं हम, ब्लड में ज्यादा वेस्ट मटेरियल जमा नहीं होने देते। सही, इसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन है रिमूवल ऑफ वेस्ट ब्लड से। सही, ब्लड में से सारी चीजों को, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को सबको रिमूव करना। और वो ज्यादातर जो वेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है? टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से रिमूव करना, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। सही, ये भी हमने डिटेल में पढ़ना है, जो यूरिनरी सिस्टम करता है हमारी बॉडी में। हाँ, इजेक्शन में नहीं होती ना, इजेक्शन वाला जो प्रोसेस है वहां पर सिर्फ वो जो इंटेस्टाइन में फूड आया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहीं से डायरेक्ट रिमूव हो गया। वो दरअसल वो एक्सक्रीशन जो हुई है ना उसकी, उसमें कौन से वाले प्रोसेस में, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जिस चीज की एक्सक्रीशन हुई है, जिस चीज को रिमूव किया गया है, वो दरअसल वेस्ट मटेरियल नहीं है, वो दरअसल अनडाइजेस्टेड फूड है, वो अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया। वो डाइजेस्ट हो जाता तो उससे तो कब तक का वो सेल में चला जाता, और सेल में चल जाता तो सेल हमारी बॉडी में डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन इस तरह से नहीं होती कि हर एक चीज मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट हो जाएगी। अभी आप लोगों ने पढ़ा है ना वो चैप्टर, कौन सा पढ़ा होगा, मैनेज एनवायरनमेंट है ना, एक चैप्टर एक है ना सेकंड ईयर में, जिसमें वो बने ट्रॉफिक लेवल्स बने हुए हैं। ट्रॉफिक लेवल, वो पिरामिड बना हुआ है, पिरामिड ऑफ एनर्जी बना हुआ है कि हम इतना फूड खाएंगे, अगर हम प्लांट को खाएंगे तो उसके अंदर 100% एनर्जी है, हमें 100% थोड़ी मिलती है। कितनी मिलती है एनर्जी? सिर्फ 10% मिलती है, 90% लॉस हो जाती है, वो अनडाइजेस्टेड रह जाती है, वो खत्म हो जाती है। इससे ज्यादा एनर्जी कम मिलती है हमें, तो यही अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से, हर एक की बॉडी से। वो डाइजेशन है, वो ये वाला एक्सक्रीशन नहीं है। यहाँ पर एक्सक्रीशन हम बात करें नाइट्रोजन वेस्ट की।
अच्छा, एस्पेक्ट ऑफ होमोस्टेसिस हो गए तीन, सही। अब इनको तीनों को आगे हमने पढ़ा है। पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर को, टेम्परेचर को एक सूटेबल लिमिट के अंदर मेंटेन करके रखना क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। और ताकि हमारी बॉडी में ऑप्टिमम एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म हो सके, एंजाइम बहुत अच्छे से काम कर सके, इसीलिए हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं एक सूटेबल लिमिट में। अब हमने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की है, पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़े एनिमल्स की। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो थर्मो रेगुलेशन कर ही नहीं सकते, जिनमें बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता ही नहीं है। जिस तरह का बाहर का टेम्परेचर होगा उसी तरह का उनका अंदर का टेम्परेचर हो जाता है। जैसे कि मछलियां हैं, फिश जो है, फिश अगर किसी पानी में मौजूद है, अगर उस पानी में हम बर्फ डाल दें, अब वो पानी ठंडा हो गया, पानी ठंडा हो गया। अब बॉडी जो फिश के अंदर की बॉडी है ना, फिश के अंदर इंटरनल जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी खुद ब खुद डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पानी ठंडा हो तो उसकी बॉडी के अंदर भी ठंडी होगी, मतलब अंदर का भी टेम्परेचर कम हो गया। तो वो फिश जो है, फिश ऐसा एनिमल है, फिश ऐसा एनिमल है जो थर्मो रेगुलेशन नहीं कर पा रही, जिसके यहाँ थर्मो रेगुलेशन नहीं हो पा रही। इसी तरह अगर इंसान का अपना हाथ अगर तुम डिप करोगे उसी ठंडे पानी में हाथ डिप करके 5 मिनट 10 मिनट बाद निकालोगे, ऊपर से तो हाथ ठंडा लगेगा, लेकिन अंदर का बॉडी का टेम्परेचर अभी भी 37 ही होगा। अंदर का टेम्परेचर कितना होगा? अभी भी 37 होगा। यानी हमारा बाहर का एनवायरमेंट जितना भी चेंज कर लो, हमारा अंदर का टेम्परेचर क्या रहता है? फिक्स रहता है। यानी हमने अंदर थर्मो रेगुलेशन कर रखी है, टेम्परेचर को मेंटेन कर रखा है। अब फिश बेचारी क्या करेगी? फिश को अगर इस तरह थर्मो रेगुलेशन नहीं करना पड़ा, अगर सर्दी वाली ठंडी जगह पर रहे, पानी है, पानी में ठंडा हो गया, तो अब फिश क्या करेगी? फिश वहां रहेगी नहीं, फिश अपना जगह चेंज कर लेगी। फिश वहां से मूव करके पानी में अंदर चली जाएगी। सर्दियों में ऊपर का पानी ठंडा होता है, नीचे का पानी गर्म होता है, नॉर्मल होता है, तो नीचे चली जाएगी, वहां जाके लाइफ सर्वाइव कर लेगी, क्योंकि एंजाइम तो उसके भी एक खास टेम्परेचर पर ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो हाई टेम्परेचर पे उसके एंजाइम काम कर लेंगे, वो नीचे चली जाएगी, सही। और फिर जब मौसम ऊपर सही होगा फिर दोबारा ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह फिश मूव करती रहती है। अच्छा, अब पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। हम क्लासिफिकेशन करने के लिए पहले बेस सिलेक्ट करनी पड़ती है, किस बुनियाद पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो पहले हम करेंगे एबिलिटी टू थर्मो रेगुलेशन, यानी थर्मो रेगुलेशन करने की सलाहियत की बेस पे, कि कौन से ऑर्गेनिज्म थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म थर्मो रेगुलेशन नहीं कर सकते। एबिलिटी टू थर्मो रेगुलेशन की बेस पे। अब एबिलिटी की बेस पे हमने एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक कहलाते हैं पोइकिलोथर्म्स और एक कहलाते हैं होम्योथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स वो हैं जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि फिश वगैरह हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। दे कांट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा उसी तरह का इनका अंदर का टेम्परेचर हो जाएगा, यानी ये टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे। कुछ भी हो जाए, मतलब ये अपनी बॉडी के अंदर से कुछ किसी भी प्रोसेस से टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, सर्दियों में, गर्मियों में, कुछ भी हो। तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। वो जो सर्द खुलवाने एनिमल्स होते हैं, बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, इन्हें पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। ये अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल है हमारे पास सारे इनवर्टिब्रेट्स, ऑल इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स कौन से हैं? इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स जो पानी में होते हैं। वर्टिकल कॉलम नहीं होती। क्या होती है वर्टिकल कॉलम? हाँ, वर्टिकल कॉलम किसे कहते हैं? हाँ, बैकबोन को, मतलब सिंपल बैकबोन को कहते हैं ना। तो बैकबोन नहीं होती इनके अंदर से, इनवर्टिब्रेट्स है। एग्जांपल दो, कौन कौन से इनवर्टिब्रेट्स हैं हमारे पास? हाँ, इनवर्टिब्रेट्स बताओ, कौन कौन से एनिमल जो इनवर्टिब्रेट्स है? स्नेक इनवर्टिब्रेट्स हैं। अच्छा, ये कब से हो गया लड़कियों? तुम लोग सही जा रहे हो। जो लास्ट के 5 ग्रुप हैं जो कोर्डेटा वाले हैं वो तो वर्टिब्रेट्स हैं, उससे पीछे जाओ ना। फाइलम, पोरेफ्रा, नाइडेरिया, प्लेटिहेल्मिन्थेस, वो सारी मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, स्टारफिश, जेलीफिश, ये सारे क्या हैं? ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, सही, इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो इन इनवर्टिब्रेट्स में टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते ये, सही है। टेम्परेचर सारे इनवर्टिब्रेट्स, एक तो ये है। दूसरा है फिशेस। फिश टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती, तो फिश को भी किस कैटेगरी में रखा गया है? पोइकिलोथर्म्स में। और एम्फीबियंस, जो फ्रॉग है, फ्रॉग भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखता। फ्रॉग वो है ना, अगर किसी गर्म पानी में रखोगे तो फ्रॉग का अंदर का टेम्परेचर भी गर्म हो जाता है, ठंडे पानी में रखोगे अंदर से भी ठंडे हो जाएगा, सही है। तो वो एम्फीबियंस होता है। इसकी कहानी सुनी है आप लोगों ने, फ्रॉग वाली, गर्म पानी वाली कहानी? हाँ, सुनाओ क्या है? फ्रॉग की गर्म पानी वाली कहानी नहीं सुनी आप लोगों ने? सुनिए, भूल गए क्या? बताओ, फ्रॉग वाली कहानी क्या है? बताओ, फ्रॉग वाली कहानी सुनिए। फ्रॉग की कहानी जो होती है, फ्रॉग एम्फीबियंस होते हैं ना, जो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। नहीं, वो कहानी है, वो बेचारी की हकीकत है। उस बेचारी की कहानी क्या बना रहे हैं? हाँ, एक पतीले के अंदर जब हम गर्म पतीले के अंदर जब नॉर्मल पानी रखेंगे, नॉर्मल पानी है,
सही, उसके अंदर अगर फ्रॉग को डालेंगे, फ्रॉग आराम से घूमता रहेगा। जब हम उस पर गर्म करेंगे, पकाएंगे, गर्म करेंगे, तो जब गर्म होगा ना, वो वहां से जंप नहीं करेगा, जबकि जंप कर सकता था, अगर वो जोर से जंप मार जंप कर सकता, वो आराम से वहीं रहेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में वो टेम्परेचर तो मेंटेन नहीं कर रहा। मतलब बॉडी के जो उसके एंजाइम है ना, थोड़ा बहुत हाई टेम्परेचर में काम कर लेते हैं, तो जैसे हल्का हल्का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो बोला मैं तो रह लूंगा आराम से, वो आराम से ना सुकून में बैठा हुआ है। एकदम टेम्परेचर जैसे ही 80 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, 90 पहुंचा, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, एकदम बढ़ेगा, एकदम जैसे 80 90 अब वो जंप कर ही नहीं पा रहा बेचारा, क्योंकि वो इतनी गर्मी की वजह से वो उसकी मतलब डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए सही वक्त पे डिसीजन ले लेना चाहिए, सही वक्त पे पढ़ लेना चाहिए। जब पेपर आ जाते हैं ना एग्जाम का, बिल्कुल एंड टाइम आ जाएगा, फिर एकदम जंप नहीं मार पाओगे, वो फ्रॉग की तरह अंदर ही बैठे रहोगे। अच्छा, ये कहानी थी, देखो सही है। तो पोइकिलोथर्म्स ये नाम इसलिए रखा गया है, पोइकिलोथर्म्स जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, सही, इस बेसिस पे। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स भी इसमें आते हैं। रेप्टाइल्स कौन है? रेप्टाइल्स की एग्जांपल दो, स्नेक्स, सही है, स्नेक रेप्टाइल्स होते हैं, लेजर्ड रेप्टाइल्स होते हैं, ये सारे रेप्टाइल्स हैं, सही, क्रोकोडाइल वगैरह। तो ये सारे जो है टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, सही। इनकी एग्जांपल ये याद रखना, 4 एग्जांपल है, सारे इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ये सारे क्या है? पोइकिलोथर्म्स हैं, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। इसके अलावा रह कौन गया फिर पीछे? बर्ड्स और मैमल रह गए, सही, बर्ड्स और मैमल्स, वो क्या है? होमियोथर्म्स, ये टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। होमियोथर्म्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं, गर्म खून वाले एनिमल्स कहलाते हैं। दे कैन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। यानी अगर परिंदों के बाहर सर्दी हो रही होगी तो अंदर का टेम्परेचर फिक्स रहेगा, सेट रहेगा। हमारे बाहर का टेम्परेचर अगर ठंडा भी हो रहा होगा, गर्म भी हो रहा होगा, अंदर का टेम्परेचर फिक्स रहेगा, तो हम टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स इसकी एग्जांपल है होमियोथर्म्स की, सही है। अब देखो यहाँ पर ये जो दो कैटेगरी बनाई गई है ना, जो दो नाम रखे गए हैं, पोइकिलोथर्म्स और होमियोथर्म्स, ये इस बेसिस पे रखे गए हैं, थर्मो रेगुलेशन करने की सलाहियत की बेस पे, कि थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इस बेस पे हमने ये नाम रखे। तो थर्मो रेगुलेशन करने वाले क्या कहलाते हैं? ये होमियोथर्म्स, जो नहीं कर सकते वो क्या कहलाते हैं? पोइकिलोथर्म्स, सही। इनकी एग्जांपल भी याद रखना यहां से। अब दूसरी क्लासिफिकेशन है बी, सोर्स ऑफ हीट की बेस पे, यानी वो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हीट, अब जिनको अगर बॉडी में हीट चाहिए हो, बॉडी में हीट चाहिए हो, तो वो हीट कहां से हासिल करेंगे? यानी बॉडी में अगर टेम्परेचर को बढ़ाना हो किसी तरीके से, उन्हें सर्दियां हो गई हो, तो वो हीट कहां से हासिल करेंगे? उस हीट की सोर्स क्या होगी? तो सोर्स ऑफ हीट की बेस पे एनिमल्स के 3 ग्रुप है, सही। एक कहलाते हैं एक्टोथर्म्स, एक एंडोथर्म और एक हीटोथर्म कहलाते हैं। देखो एक्टोथर्म्स वो ऑर्गेनिज्म है, एक्टोथर्म्स वो ऑर्गेनिज्म है जो दे कांट जनरेट हीट फ्रॉम इनसाइड, जो इनसाइड अंदर से हीट जनरेट नहीं कर सकते, यानी बॉडी में मेटाबॉलिज्म से हीट जनरेट नहीं हो सकती इनमें। तो फिर ये हीट कहां से हासिल करेंगे? दे डिराइव देयर हीट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये कहां से हीट हासिल करते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं, बाहर के इन्वायरमेंट से हीट को हासिल करेंगे, अंदर से हीट तो जनरेट नहीं हो सकती इनमें, सही। अब फिश इसी में आती है। अब अगर फिश को हीट चाहिए, फिश का पानी ठंडा हो गया है, फिश पोइकिलोथर्म है ना, टेम्परेचर तो मेंटेन नहीं कर पा रही, लेकिन फिश को अगर हीट चाहिए होगी तो हीट की बेस पे वो किस कैटेगरी में आएगी? इसमें, एक्टोथर्म में। क्योंकि फिश को अगर हीट चाहिए तो फिश हीट कहां से हासिल करेगी? अंदर से अगर हीट जनरेट कर सकती वो, तो फिर तो वो होमियोथर्म्स में आ जाती कि टेम्परेचर मेंटेन कर रही है वो, लेकिन वो नहीं कर रही टेम्परेचर मेंटेन, वो वहां से मूव करके किसी दूसरी जगह चली जाएगी। अगर अंदर से कोई हीट जनरेट हो जाए ना, अंदर से कोई हीट जनरेट हो जाए, इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इसे क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और अगर बाहर से हीट हासिल की जा रही हो, इसे हम कहते हैं बिहेवियरल रिस्पॉन्स। इसे क्या कहते हैं? बिहेवियर, मतलब उसने अपना बिहेवियर चेंज किया, अपना एटमोस्फेयर चेंज किया है। तो फिश अपना एटमोस्फेयर चेंज करके चली जाती है दूसरी जगह, वहां से उसे हीट मिल जाती है बाहर से, तो वो बॉडी का एंजाइम उसके काम कर लेते हैं। तो एक्टोथर्म वो है जो टेम्परेचर, जो हीट अंदर से जनरेट नहीं कर सकते, बाहर से हीट हासिल करते हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ये बिहेवियरल रिस्पॉन्स शो करते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो नहीं करते, सही। अंदर की फिजियोलॉजी से हीट जनरेट नहीं कर सकते, बाहर से हीट जनरेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास वही जो पोइकिलोथर्म्स की एग्जांपल थी, इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इन्हीं को हम इसीलिए पोइकिलोथर्म्स भी कह सकते हैं। एक्टोथर्म्स को क्या कह सकते हैं? पोइकिलोथर्म्स। तो हमारी बुक में, सिंटेक्स बुक में, इन्होंने 2 बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं की, उन्होंने सिंपल एक बस क्लासिफिकेशन जनरल दे दी है, जिसमें लिख दिया है कि एक्टोथर्म्स इज आल्सो कॉल्ड एज पोइकिलोथर्म, उन्हीं को हम पोइकिलोथर्म कहते हैं, इस तरह लोगों ने कर दिया है। तो दरअसल पोइकिलोथर्म की क्लासिफिकेशन अलग, नाम, ये जो नाम रखा गया पोइकिलोथर्म, अलग बेस पे रखा गया है, थर्मल रेगुलेशन ना करने की बेस पे। और ये नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि हीट बाहर से हासिल करते हैं। तो ये 2 नाम, रीजन अलग अलग है, सही है, एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म। ये चारों ऑर्गेनिज्म को ही पोइकिलोथर्म कहते हैं, इन चारों को ही हम एक्टोथर्म कहते हैं। लेकिन एक्टोथर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि बाहर से हीट हासिल करते हैं, पोइकिलोथर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे, इसलिए हम कहते हैं, सही। तो बेस वो अलग है, नाम अलग अलग है ऑर्गेनिज्म ये सेम है।
अच्छा, इसके बाद एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स वो हैं, दे कैन जनरेट हीट फ्रॉम इनसाइड, ये अंदर से हीट जनरेट कर सकते हैं, बॉडी में मेटाबॉलिज्म से हीट जनरेट करवा सकते हैं। एंडो हीट अंदर से, थर्म मतलब हीट, और एंडो मतलब अंदर से हीट जनरेट करना। तो दे डिराइव हीट फ्रॉम इंटरनल एनवायरनमेंट। कहां से हीट हासिल करेंगे? इंटरनल एनवायरनमेंट से। और जब इंटरनल एनवायरनमेंट से हीट हासिल होती है उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। उसे क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करते हैं, बिहेवियर रिस्पॉन्स शो नहीं करते। सही है। अब जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स को अगर सर्दी लगेगी, सर्दी है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अंदर से हीट जनरेट होगी, शिवरिंग करना स्टार्ट करेंगे। पहले शिवरिंग होगी स्टार्ट, फिर वो बेशक वो थोड़ा बहुत बिहेवियर रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं, यानी वो जगह ठंडी जगह, गर्म जगह भी तो जा सकते हैं ना, लेकिन जो मेन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है ना, वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। इनवॉलंटरी मतलब वो खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कांपने को, शिवरिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। सर्दी होगी वो नहीं कांपेंगे, वो गर्म जगह पे चले जाएंगे, तब तक वो सर्दी को बर्दाश्त करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सर्दी, हल्की सर्दी हुई, वो कांपना स्टार्ट कर देंगे ताकि हीट बॉडी में जनरेट हो जाए, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा उनका खुद ब खुद। तो ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मेन इनका प्राइमरी रिस्पॉन्स फिजियोलॉजिकल है। सेकेंडरी तौर पे थोड़ा बहुत बिहेवियर रिस्पॉन्स भी शो कर सकते हैं। बर्ड्स और मैमल्स इसमें आते हैं। इसमें कौन आते हैं? बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स भी वो है एंडोथर्म से, और मैमल्स भी क्या है? एंडोथर्म है। अंदर से मेटाबॉलिज्म से हीट जनरेट हो जाती है। सही है। इन्हीं को हम होम्योथर्म्स भी कह सकते हैं। इन्हीं को क्या कह सकते हैं? होम्योथर्म। क्योंकि होम्योथर्म वो थे जो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे थे, तो ये भी टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से। ये बाहर के एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहे, बाहर बेशक 20 या 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, ये अंदर से हीट को जनरेट करके टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। 37 ही रखते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर हम लोग, तो हम होम्योथर्म्स भी कहलाते हैं। होम्योथर्म्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि थर्मोरेगुलेशन कर सकते हैं। एंडोथर्म्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अंदर से हीट जनरेट होती है। तो ये नाम अलग अलग रीजंस की बेस पे रखा गया है। ये दोनों ऑर्गेनिज्म सेम ही, सही है, दोनों मतलब मैमल्स और बर्ड्स ही हैं। एक और कैटेगरी है जो कहलाती है हीटरोथर्म्स। क्या कहलाती है? हीटरोथर्म्स। हीटरोथर्म्स की कैटेगरी ये है जो एक्ट एज एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म, जो एक्टोथर्म के तौर पर भी काम कर सकते हैं, एंडोथर्म के तौर पर काम कर सकते हैं। मतलब ये हीट को डिराइव कर सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहर से भी हीट हासिल कर सकते हैं, वरना ये कंप्लीटली इंटरनल एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड कर सकते हैं। मतलब इन्हें जरूरत ही नहीं है किसी अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की, यानी ये हीट अपनी बॉडी के अंदर से भी जनरेट कर सकते हैं, यानी एज ए एंडोथर्म भी काम कर सकते हैं। हीट बाहर से भी अब्सॉर्ब कर सकते हैं, मतलब एज ए एक्टोथर्म भी काम कर सकते हैं। जैसे कि बैट, जो चमगादड़ वगैरह होते हैं, किसी केव में, अगर किसी गार में मौजूद है, केव में से वहां का टेम्परेचर कम हो गया, सर्दियां हो गई, अब या तो वो क्या करेगा? वही बैठा रहेगा, बॉडी के अंदर से मेटाबॉलिज्म से हीट जनरेट होने का, यानी वो खुद ब खुद उसकी बॉडी में हीट जनरेट होना शुरू हो जाएगी, यानी बॉडी में डिपेंड करता है बॉडी पे, तो बॉडी क्या करेगी? खुद ब खुद से हीट जनरेट कर देगी और वो वहीं रहेगा। सही, कुछ घंटों में उसकी कुछ मिनट्स में बॉडी का टेम्परेचर उसका मेंटेन हो जाएगा। तो ये उसने किस तरह से काम किया? एज अ एंडोथर्म। वो किस तरह से काम किया? उसने एज अ एंडोथर्म काम किया। अब कभी कभार वो बैट वहां पर है, सर्दी हुई, अंदर से हीट जनरेट नहीं कर रहा, मतलब वो उसकी अपनी मर्जी है, वो अंदर से हीट मेटाबॉलिज्म को नहीं बढ़ा रहा, वो बल्कि उठ के वो चला गया किसी गर्म जगह में, और गर्म जगह मतलब किसी गार में, किसी अंदर की तरफ चला गया जहां कम टेम्परेचर था, तो वो लो टेम्परेचर की तरफ चला गया, वहां से हीट हासिल कर ली उसने, बाहर से हीट हासिल कर ली। तो अब उसने क्या किया? एज अ एक्टोथर्म काम किया। ये दोनों उसकी मर्जी पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब वो एज एंडोथर्म भी काम कर सकता है, एज एक्टोथर्म भी डिपेंड कर सकता है कंप्लीटली। तो यानी वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स अपनी मर्जी से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर सकता है, अपनी मर्जी से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को रोक भी सकता है, और बिहेवियर रिस्पॉन्स भी अपनी मर्जी से शो कर सकता है, अपनी मर्जी से रोक भी सकता है, यानी वो दोनों तरह के रिस्पॉन्स शो कर सकता है, फिजियोलॉजिकल भी और बिहेवियर भी। ऊपर वाले में ये वाले भी तो थे, हमने अभी बात की, ये भी तो बिहेवियर रिस्पॉन्स शो करते हैं, लेकिन इनमें हमारे अंदर एंडोथर्म्स में मेन प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है? फिजियोलॉजिकल है। मतलब हम लोग अपने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को बंद नहीं कर सकते कि हम शिवरिंग को रोक लेंगे, स्वेटिंग को रोक लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये रोक सकते हैं, ये अपनी बॉडी में शिवरिंग को या बॉडी के अंदर हीट जनरेशन को, मेटाबॉलिज्म को रोक सकते हैं। हाँ, दोनों रिस्पॉन्स वॉलेंट्री है। हाँ, हमारे अंदर वो एक इनवॉलेंट्री है, दूसरा हमारे वॉलेंट्री है, इस तरह। तो ये दोनों रिस्पॉन्स शो करते हैं, दोनों तरह के रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं, इनकी मर्जी है। सही है। अच्छा, बैट और ह्यूमिंग बर्ड भी इसमें आता है। सही, ह्यूमिंग बर्ड की टाइप है जो हमारे पास हीटरोथर्म्स होते हैं। ये किससे हीट हासिल कर देंगे? एक्सटर्नल से भी और इंटरनल से भी, दोनों तरह से। हाँ, बस ये दो ही हैं, बैट और ह्यूमिंग बर्ड्स। सही, बैट और ह्यूमिंग बर्ड्स, इसकी दो एग्जांपल है। अच्छा, तो हमारे पास ये तीन कैटेगरी में हमने जो डिवाइड किया एनिमल्स को, एक्टोथर्म, एंडोथर्म एंड हीटरोथर्म्स को, ये किस बेस पे हमने क्लासिफाई किया था एनिमल्स को? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट, हीट की सोर्स क्या है। और ऊपर जो हमने दो ग्रुप बनाए थे, पोइकिलोथर्म और होम्योथर्म, किस बेस पे बनाए थे? थर्मोरेगुलेशन की एबिलिटी की बेस पे, कि थर्मोरेगुलेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस बेस पे बनाए थे। सही, इस तरह हम बना सकते हैं। तो दो कैटेगरी हमें, ये तीन कैटेगरी याद रखा, ये सारी क्लासिफिकेशन है। सही, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है थर्मोरेगुलेशन में।
अब इसके बाद हमने पढ़ना है थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। मैमल्स में थर्मोरेगुलेशन किसका होती है, और मैमल मतलब मेनली हमने ह्यूमन का पढ़ना है, इंसानों में थर्मोरेगुलेशन किस तरीके से होती है। अब जो सेट पॉइंट है हमारी बॉडी में टेम्परेचर का वो कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से, ये हमारा सेट पॉइंट है टेम्परेचर का। यानी इस पर हमारे एंजाइम ऑप्टिममली काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, सही है। लेकिन हमारी बॉडी में रेंज ऑफ टेम्परेचर भी है, मतलब इस रेंज में भी एंजाइम काम कर लेते हैं, डी नेचर नहीं होते, खराब नहीं होते, बिल्कुल एक्टिविटी उनकी डिस्टर्ब नहीं होती, काम कर लेते हैं। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर है ये 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रेंज का अगर आता है तो रेंज में ये सिलेक्ट करना, और अगर सेट पॉइंट का आता है एग्जैक्ट तो ये, सही है। तो ये याद रखना वैल्यूज, ऑप्शन देख लेना। अगर ये सेट पॉइंट पूछते हैं, अगर ये सेट पॉइंट पूछते हैं तो ये भी ऑप्शन दे दे, ये भी ऑप्शन दे दे, तो आगे कहीं ना कहीं बोथ ऑफ दीज का होगा, सही, बोथ ए एंड बी का होगा। तो देख के दिखाना। क्या वो लड़की क्यों बातें कर रहे हो, क्या हो गया, क्या कहानी सुना रही है, ये फ्रॉग वाली कहानी सुना रही है, स्नेक वाली कहानी सुना रही है। स्नेक तो दोस्त होते हैं, बल्कि दोस्त तो स्नेक होते हैं। अल्लाह अकबर, दोस्त स्नेक होते हैं। उससे याद है, मेरी यूनिवर्सिटी में ना एक लड़कियों का ग्रुप था, बताया मैंने आप लोगों को, 4 लड़कियों का ग्रुप था, नहीं 4 लड़कियों का ग्रुप था, वो साथ पढ़ते थे, हम लोग अलग होते, वो 4 लड़कियां ना आपस में रहती थी। एक इंटरनल सिंध की थी, सिंधी थी कहीं से, एक कराची की थी, बाकी तीनों कराची की थी, हाँ तीनों कराची की थी, और एक सिंधी की थी, इंटरनल सिंध की थी। तो जो इंटरनल सिंध की थी ना, वो ना थोड़ा बहुत सीनियर्स को जानती थी, मतलब यहाँ के कराची यूनिवर्सिटी के हमारे जो सीनियर थे वो सिंधी थे काफी। तो कराची यूनिवर्सिटी में ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सिंधी आते, तो वो सिंधी थे, तो वो ना इंटरनल सिंध से आए थे, तो उसके पास कॉन्टैक्ट वगैरह थे उनके, तो ना सीनियर्स के, तो सीनियर्स क्या करते थे, कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह बता देते थे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पास पेपर के ये कर लेना, सही। अब इनका ग्रुप इतना एक साथ होता था ना, मतलब हर वक्त खाना साथ, बैठेंगे साथ में, क्लास में साथ बैठेंगे, पढ़ेंगे साथ, तैयारी साथ करेंगे, सब कुछ ए टू जेड सब कुछ साथ हो रहा है। शुरू के 1 ईयर गुजर गया, अच्छे से गुजरा, 2 साल गुजर गए, एंड तक तकरीबन साथ ही रहे ये लोग। लेकिन सेकंड ईयर में आ गए, थर्ड ईयर में एक लड़की, इनमें ना एक लड़की बहुत अच्छा पढ़ती थी, तो वो मेरे पास आई, उसने बोला हसन के ना तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह आते हैं ना, तो हमें भेज देना। मैं बोला इंपॉर्टेंट, बोला कौन से इंपॉर्टेंट, बोले नहीं तो सीनियर वगैरह कुछ देते हैं। तो मैं बोला वो तो आ जाते हैं ना, हमारे ग्रुप में आ जाता है, और मेरे पास भी आ जाते हैं, मेरे दोस्त थे काफी सिंधी थे, तो वो भी दे देते थे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ना। वो बोली हमारे पास ये फरहाना है, इसके पास आते हैं तो ये भेजती नहीं है जानबूझ के। और उस दिन मैंने इसे देखा कि ना, मतलब उस दिन ना वो दूसरा लड़का बोल रहा था क्या ना, मैंने तुम्हें भेजे ना वो गेस्ट पेपर, तो इसने ना ये इशारा करके बोली कि चुप हो जाओ, ये बात नहीं करो इनके सामने, कि गेस्ट पेपर वगैरह की बात नहीं करो, मैंने तुम्हें टारगेट पेपर तुमने मुझे दिया और मैंने इनको नहीं दिया, मैंने इनको बात नहीं बताई, तो वो उसने चुप करा दिया। तो वो मुझे बताया कि ना ये मतलब हमें सही नहीं है, ये हमें ना हमारे साथ नहीं देती, हमें हेल्प नहीं करती बिल्कुल भी। तो दोस्त ऐसे होते हैं, सिर्फ नंबर्स के लिए, देख लो। और जबकि ये लड़की जो मेरे पास आई थी ना, ये फर्स्ट आती थी, सेकंड आती थी, मतलब फर्स्ट में आता सेकंड वो आती, सेकंड में आता फर्स्ट वो आती, तीसरा होता था हमारा। तो मैं फर्स्ट आ जाता, ये सेकंड आता, थर्ड ईयर तक मैं फर्स्ट आता, वो सेकंड आती थी। फाइनल ईयर में आगे मैं थर्ड हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, पोजीशन मेरी कम हो गई। फाइनल ईयर में आगे मेरी शादी हो गई, फिर मैंने पढ़ना छोड़ दिया, बहुत कम पढ़ने लग गया। देखो अगर मैं शादी नहीं करता, मैं एमफिल कर लिया तब तक। मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा था मेरा शादी नहीं करूंगा तो एमफिल कर लूंगा, लेकिन शादी कर ली, बस अब एमफिल गई साइड पे, कुछ नहीं करना, पढ़ लिया जितना पढ़ना था। जब हमारा एंड में ना एक वो हुआ था सेशन ना, यूं कि ना इसके यूनिवर्सिटी के बाद आप लोग क्या करोगे, हमने ये करने का डिसाइड किया कि यूनिवर्सिटी का हम एक वो वीडियो बनाएंगे कि इस तरफ मैरिज वाले इस तरफ चले जाएं और करियर वाले इस तरफ चले जाएं। तो वो वीडियो बनाने का भी उनका आइडिया था, बनाएंगे। उसके 2 हफ्ते बाद मैंने शादी कर ली, उसके 2 हफ्ते शादी करी। अब दोबारा पहले दिन वाला मैं तो करियर की तरफ जाऊंगा, फिर अब तो मेरी हो गई शादी, मतलब अब तो मैं शादी की तरफ जाऊंगा, हो गई शादी, अब हो गया, करियर तो गया, अब आगे तो पढ़ लिया किसी ने। वो लड़की उसने एमफिल भी कर ली शायद, उसने, वो जो लड़की पढ़ने वाली थी ना, जो सेकंड आती थी, उसने एमफिल कर लिया अभी पिछले दिनों, उसका आया था वैसे, उसने एमफिल कर लिया, उसका एमफिल हो गया। मैं भी अगर होता तो एमफिल कर लेता, लेकिन चलो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मेरा मास्टर्स ज़ूलॉजी में है, लेकिन मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई ना, मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 17 गेट पे ऑफिसर बन गया, तो वो भी बहुत बेहतर था। मैं तो अब सुकून में आ गया। अभी वो अप्लाई करेगी, वो फिर अगले साल बनेगी, अगर हुआ तो वैकेंसी आई तो। लेकिन लड़कियों में कंपटीशन बहुत होता है, लड़कों में कंपटीशन हमारा टफ नहीं था इतना, लड़कियों में कंपटीशन टफ होता है। ज़ूलॉजी में लड़कियां ज्यादा है ना, लड़के कम है, लड़कियां 1200 थी, लड़के 700-600 आए थे, और सीट्स कम होती हैं। अल्लाह, अच्छा चने की रात देखो, सही। थर्मो रेगुलेशन हमने मैमल्स में पढ़ना है। अब मैमल्स में जो थर्मो रेगुलेशन थी
सही है, हमने रेंज ऑफ टेम्परेचर याद रखना और ये सेट पॉइंट याद रखना। अब हमारी बॉडी में ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो टेम्परेचर मेंटेन करवाता है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। थर्मोस्टेट पहले सुना है आप लोगों ने? कहाँ सुना है? पढ़ा था जब होम्योस्टेसिस पढ़े थे तब पढ़ा था। वो नहीं, ये मैंने भी तो यही पढ़ा है। कुछ और बताओ ना, कहीं और थर्मोस्टेट सुना है आप लोगों ने इसके अलावा? बायोलॉजी के अलावा बायोलॉजी में तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, इंटर में पढ़ा नहीं होगा, मिसने पढ़ा है वहाँ। हाँ फिजिक्स में पढ़ा था। हाँ फिजिक्स में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है फिजिक्स में बताओ? फिजिक्स का ही वैसे थर्मोडायनेमिक्स में। हाँ चैप्टर का नाम बता दिया। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। बायोमेटालिक थर्मोस्टेट होता है ना एक, वो जो फायर अलार्म में यूज होता है। आग जब जलती है वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो थोड़ा फैल जाता है और एकदम वो अलार्म बज जाता है। इसी तरह जो घर पे आयरन होती है, इस्त्री होती है, उसमें भी लगा होता है थर्मोस्टेट। ये टेम्परेचर को सेट करते हैं। एक सेट पे हम टेम्परेचर का सेट पॉइंट हमने 4 पे इसी रख दी तो वो 4 पे रहेगी। वो जैसे 4 होगा एकदम बंद हो जाएगी, इतना सेट पॉइंट होगा, उसके बाद वो बंद हो जाती है। थर्मोस्टेट इनमें लगे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती है टेम्परेचर वाली, इनमें लगे होते हैं। आयरन वगैरह में लगा होता है, रेफ्रिजरेटर में लगा होता है थर्मोस्टेट। और थर्मोस्टेट ही होता है जो अंदर जाके आप लोग टेम्परेचर सेट कर रहे होते हो। फ्रिज के अंदर जो वो गोल सा लगा होता है, जो टेम्परेचर 7-3 पॉइंट जितना भी करो, और थर्मोस्टेट उससे लगा होता है। तो थर्मोस्टेट टेम्परेचर को मेंटेन करने वाले डिवाइस को कहते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करने वाले डिवाइस को। हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस से जो थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहलाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मो रेगुलेशन, जो थर्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो थर्मो रेगुलेशन करवाएगा। अब किस तरह से करवाएगा वो भी हमने पढ़ना है, कि गर्मियों में किस तरीके से करवाएगा, सर्दियों में किस तरीके से करवाएगा। अब पहले हम पढ़ेंगे सर्दियों में, सही है, हॉट, बल्कि नहीं गर्मियों में, हॉट कंडीशन है। अब हॉट कंडीशन होती है गर्मियों में, सही, जब समर का सीजन आता है, गर्मी आती है, तो यहां सुनो, एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है, बाहर का टेम्परेचर क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से इंटरनल टेम्परेचर भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। बाहर का टेम्परेचर बढ़ा, अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा, मतलब हीटअप होने लगेगी बॉडी। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जब बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट से बढ़ जाएगा, इसे क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया। तो गर्मियों में जब इंसान गर्मी में होगा तो गर्मी में बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी वजह से बॉडी के अंदर का भी टेम्परेचर असर बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, 37 है, 38, 39 होने लगेगा। इस अगर हो गया तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया। सही, हाइपोथर्मिया हो जाएगा, टेम्परेचर सेट पॉइंट से बढ़ जाएगा। और हाइपोथर्मिया क्या है, एक अनस्टेबल कंडीशन है। हाइपोथर्मिया क्या है, अनस्टेबल कंडीशन। हमें अनस्टेबल कंडीशन नहीं चाहिए, हमें इसे क्या करना है, फिर से स्टेबल करना है। तो हम हाइपोथर्मिया होने नहीं देंगे। हम हाइपोथर्मिया होते वक्त जब स्टार्ट होगा हाइपोथर्मिया होना, हम उसे ओवरकम कर लेंगे। किस तरीके से ओवरकम करेंगे, किस तरीके से हम टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे गर्मियों में? देखो, गर्मियों में हमें 2 काम करने हैं। एक तो हमें बॉडी से हीट को रिलीज करवाना है, क्योंकि बॉडी बहुत गर्म हो गई है, बॉडी गर्म हो रही है, बॉडी से हीट को रिलीज करवाना है। दूसरा, बॉडी के अंदर हीट को जनरेट होने नहीं देना, क्योंकि बॉडी में मेटाबॉलिज्म से हीट जनरेट होती है ना, अंदर हमारी बॉडी में नॉर्मली भी होती है, तो उस हीट के जनरेशन को रोकना है। तो एक तो हीट जनरेशन को रोकना है, दूसरा जो अंदर पहले से मौजूद हीट है उसको बॉडी से लॉस करवाना है, रिमूव करवाना है। तो ये 2 काम हमने करने हैं। सही है, सबसे पहले हम हीट लॉस करवाएंगे। हीट लॉस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला प्रोसेस स्वेटिंग। स्वेटिंग से होता है क्या, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो गए, रिलीज करेंगे स्वेट को। जब स्वेट की पर्सपिरेशन होगी, यानी वो इवेपोरेट होगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उससे कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि इवेपोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट होता है। क्यों होता है इवेपोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट? इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है? केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है ना, रीजनिंग क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि वो इवेपोरेट होता है। क्या होता है और बताओ, रीजन बताओ। नहीं, इवेपोरेट तो होता ही है। चाय रखी हमने, इवेपोरेशन हुआ, उसका ठंडी हो गई। क्यों ठंडी हो गई? जो पानी हमारे पास, पानी के मॉलिक्यूल जो उड़ के गए हैं ना, वो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स है, वो एनर्जी लेके जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब शेल छोड़ता है तो एनर्जी लेके जाता है ना, ज्यादा एनर्जी होती है। इसी तरह जो हमारे पास वाटर वेपर्स जब उड़ते हैं, गैस में कन्वर्ट होता है वाटर, तो वो एनर्जी अपने साथ लेके गया। एनर्जी मतलब हीट, तो हीट लेके चला गया। अगर इसी चाय को हम बिल्कुल पैक करके रख दें थर्मोस के अंदर, तब तो वो गर्म रहती है, ठंडी नहीं हो पाती, क्योंकि वो हीट लॉस नहीं हो पा रही, एनर्जी लॉस नहीं हो पा रही, मतलब गैसेस फॉर्म में उड़ नहीं पा रहा सारा। सही, इसलिए उसका सारा फॉर्म होता है, लेकिन 100% तो नहीं होती, ठंडी हो ही जाएगी कुछ घंटों के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं से लीक हो ही रहा होता है। अच्छा, तो स्वेट ग्लैंड्स जो है वो रिलीज करेंगे स्वेट को, पर्सपिरेशन होगी, इवेपोरेशन होगी, जिससे कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। इससे होगी क्या, हीट लॉस होगा। इससे क्या होगा, हीट लॉस। तो हीट लॉस करने के लिए हमने एक हीट लॉस करनी थी, दूसरा हीट को जनरेट होने नहीं देना था। हीट लॉस करने के लिए पहला काम हमने कर लिया, स्वेटिंग। दूसरा, वेसोडाइलेशन, ब्लड वेसल को डायलेट करना है। जो स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स होती है, हमारे स्किन में आसपास ब्लड वेसल्स होती है, ये सारी डायलेट हो जाती है। ब्लड वेसल्स इन द स्किन डायलेट, डायलेट का मतलब क्या हो जाती है, वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। जब ये वाइड होगी, चौड़ी होंगी, तो इससे ब्लड फ्लो क्या होगा, बढ़ेगा, ज्यादा ब्लड पास होगा। जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा पास होगा तो ज्यादा हीट एटमॉस्फेयर में लॉस होगी। सही है, ज्यादा हीट लॉस होगी। तो हीट लॉस को बढ़ा दिया हमने।
हीट लॉस स्टार्टिंग करवाया इसके, यानी हमने स्वेटिंग के जरिए हीट लॉस करवाया, फिर हीट लॉस को मजीद और ज्यादा बढ़ा दिया किसके जरिए, वेसोडाइलेशन के जरिए। तो ब्लड वेसल को डायलेट करने से हीट लॉस होती है, हीट लॉस होती है। ब्लड वेसल में जो वेसोडाइलेशन का प्रोसेस हो रहा है ये कौन से मसल्स करवाते हैं? ब्लड वेसल में कौन से मसल्स होते हैं जो डायलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से डायलेशन हो रही है? कौन से मसल्स होते हैं? मसल की 3 तो टाइप्स पढ़ी हैं लड़कियों हमने, तीनों का नाम बताऊंगा। स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल और तीसरे क्या होते हैं? स्मूथ मसल होते हैं। तो ब्लड वेसल में कौन से होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। तो ये स्मूथ मसल हमने पढ़ा था कौन से नेचर के होते हैं? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री होते हैं। तो ये प्रोसेस इनवॉलेंट्री हो रहा है, हम खुद अपने ब्लड वेसल को डायलेट नहीं कर सकते, खुद ही होगी, सही है। तो इनवॉलेंट्री वेसोडाइलेशन हो जाएगा, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी, ज्यादा ब्लड पास होगा और ज्यादा हीट लॉस हो जाएगी। तो इस तरीके से टेम्परेचर मेंटेन होगा। एक तो काम ये है, हीट लॉस करवाया। कुछ एनिमल्स में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं पैंटिंग। पैंटिंग किसे कहते हैं? पैंटिंग, पैंटिंग का वर्ड सुना है? पेंटिंग नहीं, पैंटिंग, सही है, पीएन। पैंटिंग मतलब पैंट खरीदना। क्या बोलते हैं पैंटिंग को? पैंटिंग किसे कहते हैं? कुछ अंदाजा तो मारो, लिखा हुआ है वैसे तो। पैंटिंग क्या होता है? पेंट होना, बेहोश होना। हाँ पेंटिंग। बेहोश हुआ आप लोगों में से कोई? तुम हुई हो, बेहोश हुई हो? पक्का? सो गई होगी, उठी तो कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ मेरे साथ। फिर कैसी बेहोश हुई हो? कि कितनी देर के लिए बेहोश हुई? ज्यादा घंटे ये भी नहीं पता। ऐसे हुई कितनी देर के लिए बेहोश थी? घर वाले बताया होगा? अल्लाह माफ करे। वही तो, बेहोश होना बड़ा खतरनाक होता है, पता नहीं क्या होता है। मैं तो कभी बेहोश नहीं हुआ, मुझे चक्कर बढ़ाया लेकिन बेहोश नहीं हुआ। इतने ढीठ है हम लोग, बेहोश नहीं होते। जब मैं यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी में हम ना, मैं सुबह का नाश्ता नहीं करता था, दोपहर का खाना नहीं खाता था, शाम में 6 बजे खाना खाना होता था। जब 6 बजे मैं खाना खाने जाऊंगा तो सुबह से ग्लूकोज लेवल तो बिल्कुल डाउन हुआ पड़ा है। रात को 10 बजे खाना खाया है, उसके बाद पूरे रात पूरी गुजर गई, सुबह पूरी गुजर गई, दोपहर पूरी गुजर गई। दिन में हाँ 1-2 चाय पी भी लियो, उस टाइम बल्कि मैं चाय भी कम पीता था, तो 1 चाय शायद पियो। फिर उसके बाद जब मैं 4 बजे क्लास लेने गया, 3 से लेके 5 बजे क्लास की, 5:30 बजे 6 बजे में जब कैंटीन में जाता था ना, फुल दिमाग बिल्कुल वो एकदम ना थका हुआ होता था, एकदम नींद आ रही होती थी और एकदम ना कुछ खा लूं ऐसा चक्कर आ रहे होते थे। फिर मैं कुछ खाने जाता, फिर हम लोग कुछ खाते थे, फिर मैं कुछ खाता। इतना ज्यादा उस टाइम पे ना बड़ा मसरूफ चल रहा था, मैं बहुत बिजी होता था। सुबह में स्कूल में पढ़ाता था, कॉलेज में पढ़ाता था, फिर वहां से फ्री होकर कराची यूनिवर्सिटी में इवनिंग में जाता। इवनिंग में यूनिवर्सिटी हमारी 3 से लेके रात 8 बजे तक की होती थी। 3 बजे यूनिवर्सिटी, 3:30 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचता, 4, 4:30, 3 बजे क्लास स्टार्ट हो, 3:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती। 3:30 से लेके 5-6 तक तो क्लास होती ही होती थी। 6 बजे ऑफ हो जाता था, 6 बजे, 6:30 बजे, कभी 7-8 बज जाते, वरना इतना ऑफ हो जाता। फिर हम कैंटीन में जाते, ऑफ होने के बाद फिर हम खाते कुछ। अच्छा, पैंटिंग हम कहते हैं, यहां सुनो, पैंटिंग कहते हैं जबान के जरिए, टंग के जरिए सलाइवा रिलीज करना। जो डॉग वगैरह करते हैं ना, हाफते हैं, गर्मियों में ज्यादा हाफते हैं, कभी गौर करना, गर्मियों में अपनी जबान बाहर निकाल के और हाफते हैं, इसे हम कहते हैं पैंटिंग। पैंटिंग वो टंग के जरिए दरअसल ना सलाइवा रिलीज कर रहे होते हैं। सलाइवा मतलब वाटर लॉस होगा, वाटर एवापोरेट होगा, जबान ठंडी होगी, जबान ठंडी की मतलब अंदर का ब्लड ठंडा होगा, ब्लड ठंडा होगा, बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है इसके जरिए, पैंटिंग के जरिए। हीट लॉस होती है, लेकिन सब मैमल, सब में नहीं होता, सही, डॉग वगैरह में होता है। तो हीट लॉस करने का एक मैकेनिज्म ये भी है मैमल्स में, सही है, पैंटिंग। अच्छा, हीट लॉस करवा ली, फिर अब हीट जनरेट होने से भी रोकनी है। सही, अच्छा पहले एक और हीट लॉस का प्रोसेस देख लो, ये रहा नंबर 6, फैट एक्युमुलेशन डिक्रीज हो जाती है। सही, कुछ एनिमल्स में जो स्किन के अंदर लेयर होती है ना, सबक्यूटेनियस फैट होता है, स्किन के अंदर लेयर होती है सबक्यूटेनियस फैट की, वो फैट की लेयर बिल्कुल बारीक हो जाती है, क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट जब बिल्कुल बारीक हो जाएगा, उसकी जो डिपोजिशन है वो बहुत कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो हीट लॉस ज्यादा होगा, अच्छे से होगा। वरना अगर फैट लेयर मोटी होगी तो हीट लॉस नहीं हो पाएगा, बीच में एज इंसुलेटर काम करी होगी, वो रोक रही होगी हीट लॉस से। तो फैट की एक्युमुलेशन बहुत ही कम हो जाती है, लेकिन ये ना इतनी आसानी से नहीं होता, बहुत बड़ा मतलब डिटेल प्रोसेस है, बहुत स्लो होता है, मतलब पता नहीं चलता इतना ज्यादा। तो फैट एक्युमुलेशन डिक्रीज होना ये भी एक हीट लॉस से बढ़ती है। अच्छा, इसके अलावा नंबर 4 ये, अब हीट लॉस करवाने के ये सारे प्रोसेस कौन कौन से? एक तो स्वेटिंग से हीट लॉस होगा, दूसरा वेसोडाइलेशन के जरिए, तीसरा पैंटिंग के जरिए, और चौथा फैट एक्युमुलेशन को डिक्रीज करने के जरिए। सही। अच्छा, इसके बाद है नंबर 4 बीएमआर डिक्रीज कर देना। बीएमआर बोलते हैं बॉडी मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज कर देना, बॉडी मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज कर देना। इससे हीट जनरेशन रुक जाएगी, हीट जनरेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि हीट जनरेट होती है मेटाबॉलिज्म से। तो हीट जनरेशन को डिक्रीज या फिर स्टॉप करवा दिया जाएगा बीएमआर को कम करके। जैसे बीएमआर बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम होगा
तो बॉडी में हीट की जनरेशन डिक्रीज या स्टॉप हो जाएगी। तो हीट की जनरेशन को भी रोक लिया, हीट लॉस भी करवा लिया हमने ऊपर। ये सारे जो हमने प्रोसेस किए ना अब तक, ये सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये सारे क्या है, फिजियोलॉजिकल, बॉडी में अंदर से हो रहे हैं। लेकिन हम लोग बिहेवियर भी शो कर सकते हैं। बिहेवियर रिस्पॉन्स ये है, हम कोल्ड बाथ, ठंडे पानी से नहा सकते हैं, कोल्ड वाटर पी सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, थिन एंड लाइट कलर्ड क्लॉथ पहन सकते हैं। पहनते हैं सही, थिन एंड लाइट कलर क्लॉथ क्यों पहने जाते हैं, लाइट कलर के क्लॉथ क्यों पहनते हैं, हीट एब्जॉर्प्शन कम होती है उनमें। सही, लाइट कलर के कपड़ों में हीट एब्जॉर्प्शन कम होगी, बॉडी कम गर्म होगी। सही, इससे। और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जो इंसान है वो माइग्रेशन भी कर जाते हैं लो टेम्परेचर एरियाज में। मतलब अगर गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है इंटरनल सिंध में, तो वो 1 महीने के लिए, जब बहुत गर्मी है जून जुलाई में, उठ के कहीं दूसरे शहर चले जाएंगे, वहां पर जाकर रह लेंगे 1-2 महीने के लिए, फिर दोबारा वापसी आ जाएंगे। इस तरह माइग्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास बिहेवियरल रिस्पॉन्स है, हम बिहेवियर में ये सारे रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। सही है, तो ये हमारे पास हॉट कंडीशन में ये सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, 5 फिजियोलॉजिकल और 1 ये बिहेवियर, याद रखना। इसके बाद कोल्ड कंडीशन। कोल्ड कंडीशन में क्या होता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, बाहर का टेम्परेचर कम हो रहा है, जिसकी वजह से इंटरनल टेम्परेचर भी डिक्रीज होने लगेगा। जैसे इंटरनल टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा, सही, बॉडी टेम्परेचर कम होने लगेगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया, ये कंडीशन कहलाती है हाइपोथर्मिया। और हाइपोथर्मिया भी क्या है, अनस्टेबल कंडीशन है। हाइपोथर्मिया भी क्या है, अनस्टेबल कंडीशन है। सही, एक्सटर्नल टेम्परेचर से हाइपोथर्मिया, अनस्टेबल कंडीशन। हाइपोथर्मिया को ओवरकम करने के लिए, यानी बॉडी को हमें मेंटेन करना है, टेम्परेचर जो लो हो रहा है उसे कम, उसे बढ़ाना है। तो 2 काम करने हैं यहाँ भी, एक तो हीट जनरेशन को बढ़ाना है कि बॉडी में हीट जनरेट हो जाए क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कम है। दूसरा, हीट लॉस को रोकना है, हीट लॉस नहीं होने देने, जो अंदर है अंदर ही रहे हीट। तो हीट को जनरेट करवाने के लिए, हीट को जनरेट करवाने का प्रोसेस कहलाता है थर्मोजेनेसिस। क्या कहते हैं उसे, थर्मोजेनेसिस, हीट जनरेशन। सही है, थर्मोजेनेसिस। अब थर्मोजेनेसिस करने के लिए, हीट जनरेट करवाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, शिवरिंग। शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो हमारे स्केलेटल मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगी। जो स्केलेटल मसल, बॉडी में मसल्स वगैरह होते हैं, बोन्स के साथ जो अटैच होते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होगी, जिससे फ्रिक्शन पैदा होगी, हीट पैदा होगी, फ्रिक्शन पैदा होगी, रगड़ पैदा होगी, जिससे हीट रिलीज होगी और हीट जनरेशन हो जाएगी। तो बॉडी में स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हीट का जनरेट हो जाना, ये क्या कहलाता है, शिवरिंग कहलाता है। शिवरिंग से हीट जनरेट हो जाना। अच्छा, ये जो शिवरिंग का प्रोसेस है, ये क्या है, वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है। हमने पढ़ा था स्केलेटल मसल क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, लेकिन यहां पर इनवॉलेंट्री होते हैं। सही है, स्केलेटल मसल वैसे तो नॉर्मली वॉलेंट्री नेचर के ही है, लेकिन शिवरिंग में वो क्या हो जाते हैं, इनवॉलेंट्री हो जाते हैं। सही है, तो स्केलेटल मसल्स की इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, रगड़ पैदा होगी, जिससे हीट रिलीज होगी और हीट की वजह से हीट जनरेशन हो जाएगी। तो हमें एक हीट जनरेट करवानी थी। हीट जनरेट करवाने का पहला प्रोसेस शिवरिंग, इसे हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग के जरिए हीट जनरेट करवाना। सही। इसके बाद हम दूसरा काम क्या करेंगे, हीट को जनरेट करवाने के लिए बीएमआर को बढ़ा देंगे, बॉडी मेटाबॉलिक रेट को क्या करवा देंगे, इंक्रीज। बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, लिवर के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन हो जाएंगे। जब लिवर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन होगी, बॉडी में हीट जनरेट होगी, तो हीट जनरेशन क्या हो जाएगी, बॉडी में बढ़ जाएगी। सही है, बॉडी मेटाबॉलिक रेट के जरिए जब हमने हीट को जनरेट करवाया, इसे हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसे क्या कहते हैं, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो एक शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है कि शिवरिंग के जरिए हीट जनरेट करना, और एक नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है बॉडी के मेटाबॉलिज्म के जरिए हीट जनरेट करना, बिना शिवर की हीट जनरेट करना। सही है, तो ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहलाता है। तो थर्मोजेनेसिस के लिए 2 प्रोसेस कर लिए। सही है, दूसरा अब हमें हीट को लॉस होने नहीं देना, बोल के वो, हाँ, हीट को लॉस होने नहीं देना, हीट को अपने अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, अंदर बचा के रखना है। तो हीट लॉस को रोकने के लिए हम पहला काम करेंगे ये, नंबर 3 वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्लड वेसल को क्या करेंगे, ब्लड वेसल जो स्किन में होती है कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी उन्हें नैरो कर लेंगे। जब वो बारीक हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, तो ब्लड फ्लो कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो हीट लॉस भी कम हो जाएगा। मतलब कम से कम हीट लॉस होगी तो जरूर, लेकिन बहुत कम हो जाएगी। तो हीट की कंजर्वेशन हो जाएगी, हीट की क्या होगी, कंजर्वेशन, हीट को बचाया जाएगा। तो हमने 2 काम करने थे, हीट प्रोडक्शन करनी थी और हीट कंजर्वेशन करनी थी। हीट प्रोडक्शन कर ली थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के जरिए और नॉन शिवरिंग के जरिए। हीट कंजर्वेशन का पहला प्रोसेस वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। दूसरा, फैट एक्युमुलेशन इंक्रीज करवा दी जाएगी। सही, स्किन के अंदर जो सबक्यूटेनियस फैट है, सबक्यूटेनियस फैट जो होता है उसकी एक्युमुलेशन को बढ़ा दिया जाता है, जिससे वो फैटी लेयर डिपॉजिट हो जाती है स्किन के, यानी स्किन के अंदर के जो मसल्स है उसके और बाहर के एनवायरनमेंट के दरमियान में। तो ये फैटी लेयर एज अ इंसुलेटर काम करती है। इंसुलेटर किसे कहते हैं, इंसुलेटर, हाँ, ऐसी डिवाइस जो टेम्परेचर को, ऐसा पार्ट, ऐसा चीज जो टेम्परेचर को वो एक्सचेंज होने ना दे, टेम्परेचर एक्सचेंज होने से रोके। सही, तो इंसुलेटर के तौर पे काम करेगी, अंदर का हीट अंदर ही रहेगी, हीट लॉस रुक जाएगा, हीट की कंजर्वेशन हो जाएगी। तो एक पहला हमने क्या किया, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन से हीट की कंजर्वेशन हुई, दूसरा फैट एक्युमुलेशन। सही, ये पोलर बेयर वगैरह जो होते हैं उनमें ज्यादातर होता है। सही, इंसानों में बहुत कम होता है, लेकिन पोलर बेयर वगैरह जो होते हैं, जो ठंडे इलाकों में होते हैं, उनमें फैट की लेयर अच्छी खासी डिपॉजिट होती है, इसीलिए वो इतनी सर्दी में भी रह रहे होते हैं। अंदर हीट जो है अंदर ही होगी, हीट बाहर लॉस नहीं हो पा रही, ठंडी नहीं हो पा रहे होते। अच्छा, इसके अलावा पाइलो इरेक्शन, नंबर 5 पाइलो इरेक्शन कहते हैं
पाइलो इरेक्शन कुछ एनिमल्स में, हमारे अंदर इतना नहीं होता। पाइलो इरेक्शन का मतलब जो एनिमल जिनकी बॉडी में फर होते हैं, बाल होते हैं, जैसे कि हाँ होता है, बहुत कम होता है, लेकिन इतना ज्यादा हमारे अंदर इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इतने ज्यादा फर नहीं है ना, इतने ज्यादा बाल नहीं है। जो कैट वगैरह होती है उनके अंदर उनके जो फर होते हैं वो एकदम इरेक्ट हो जाते हैं सर्दियों में, बिल्कुल ना फ्लफी सी हो जाती है, एकदम बाल खड़े हो जाते हैं। ये जो इरेक्शन हो रही है फर की, जो इरेक्शन है, इसकी वजह से होता क्या है, ये इनकी स्किन है, ये इनकी फर इरेक्शन हो गई, सही है, ब्लू कलर के सारे हेयर्स हैं, ये बाहर का एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, ये इंटरनल एनवायरमेंट है। तो जब ये फैट जो हमारे पास फर है, ये इनकी जब इरेक्शन होगी तो इसके वजह से एयर, हवा की ना एक लेयर ट्रैप हो जाएगी इनके दरमियान में, बीच में यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन से डॉट नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ना ये ग्रीन डॉट है, तो ये एयर की, हवा की एक लेयर डिपॉजिट बन गई है, लेयर जम गई है यहाँ पर आके। अब ये जो लेयर है ये एज अ इंसुलेटर काम करेगी, यानी ये जो लेयर है हवा की, एक लेयर हवा की है और ये एक लेयर है, ये एज अ इंसुलेटर काम कर रही है, अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जा पाएगा। तो एयर भी एज अ इंसुलेटर काम करती है और कंजर्वेशन करती है हीट की। तो ये पाइलो इरेक्शन के जरिए, यानी हेयर का इरेक्शन के जरिए, यानी फर की इरेक्शन के जरिए हीट लॉस से बचाया जा सकता है, हीट को कंजर्व किया जा सकता है। तो एयर भी एज अ इंसुलेटर काम करती है। कहीं पर देखा है आप लोगों ने एयर एज अ इंसुलेटर काम करती हो? यहां पर कहीं आसपास दुनिया में? प्रैक्टिकल एग्जांपल, दुनिया में ऐसी कोई चीज, एयर हवा एज अ इंसुलेटर काम करी हो, मतलब एयर को रखा गया हो, टेम्परेचर यहां से वहां ना जाने के लिए बीच में एयर रखी गई हो, ऐसा कहीं देखा आप लोगों ने? होता है ऐसा? कहां होता है? जो वो होते हैं आइसक्रीम पार्लर्स होते हैं, या फिर वो होते हैं क्या कहते हैं, मॉल वगैरह में भी होता है, जब जहां पर गेट, जहां पर एंट्री होती है ना, एंट्री होती है, हाँ शॉपिंग मॉल में ज्यादातर नहीं होता है, एंट्री होती है जहां पर मेन गेट से एंट्री होगी, अंदर क्योंकि एसी चल रहा है, अंदर का टेम्परेचर लो है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो बाहर से टेम्परेचर अंदर आ सकता है, तो वो अंदर होते ही एकदम ऊपर एक बड़ा सा फैन लगा होता है, जो बारीक सी ना, एक बारीक सी लेयर के साथ एकदम वो पानी बोल रहा हूँ, एयर फेंक रहा होता है बहुत हाई प्रेशर के साथ। वो हाई प्रेशर की जो एयर है ना, यूं वो हवा की एक दीवार बनी पड़ी होती है, जब हम जाते हैं तो एकदम वो बाल जो उड़ रहे होते हैं वो इसीलिए उड़ते हैं क्योंकि वो एयर जो है ना, एयर एकदम तेजी से आ रही है, वो एयर की एक दीवार बनी पड़ी है यहाँ पर, वो एयर एज ए इंसुलेटर काम कर रही है, बाहर के हाई टेम्परेचर को अंदर आने नहीं दे रही, मतलब अंदर का कूल रहेगा, एसी की ठंडक बाहर नहीं जा पाएगी, इसलिए किया जाता है, वो इसलिए लगाते हैं। यहाँ ज्यादातर आइसक्रीम वगैरह सेंटर में भी लगा होता है और मॉल वगैरह में लगा होता है, तो वो इस तरह होता है। हाँ ऑरेंज बस में लगा होता है? अच्छा, ऑरेंज बस में कभी गया नहीं हूँ। हाँ लेकिन होता है, उसमें गेट के ऊपर लगा होता है, ऑरेंज बस में कभी नहीं बैठा, मेरा शौक था, मैं कभी, मेरा जब ऑरेंज बस चली मेरा किसी दिन जाके बैठूंगा, लेकिन टाइम कैसे बैठो ऑरेंज बस में, मेरा बाइक रोक के किसी दिन ऑरेंज बस में बैठ के जाएंगे, लेकिन कहाँ जाए, ऑरेंज बस चलती है ऐसी जगह पे जहाँ बंदा क्या करे जाके। हाँ हैदरी जाती, कहाँ से जाती है? 5 नंबर से जाती है। 5 नंबर से जाती है? मैं कभी नहीं देखी, पता नहीं किस टाइम जाती है। मैं तो समझ रहा था ऑरेंज बस यहाँ आती ही नहीं होगी 5 नंबर की, इस तरफ नाजमाबाद से, हाँ इधर आती है ना, बल्कि उर्दू चौक तक, हाँ उधर से जाती है, इधर तक रोड बना हुआ है। सही मैं वहां से डेली गुजरता हूँ, वहां से ये बड़ा ट्रैक भी बना, लेकिन मैंने नहीं देखी कभी, मतलब इस पे नजर नहीं पड़ती थी, और वैसे बैठ भी कहाँ सकता हूँ, मैं बाइक पे घूमूंगा, इस पे घूमूंगा। अच्छा सही है, तो पाइलो इरेक्शन एक ये जिसके जरिए हीट को कंजर्व किया जाएगा, तो हीट कंजर्वेशन करने का एक पाइलो इरेक्शन, दूसरा फैट एक्युमुलेशन, तीसरा वेसोकंस्ट्रिक्शन, हीट जनरेट करवाने का शिवरिंग नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस बॉडी मेटाबॉलिक रेट के जरिए, और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इसके जरिए, शिवरिंग के जरिए। सही, तो 5 हमने कर ली। इसके बाद लास्ट हमारे पास बिहेवियर रिस्पॉन्स, हम बिहेवियर रिस्पॉन्स भी शो कर सकते हैं। सही है, हम सर्दियों में हॉट ड्रिंक्स का इंटेक करना, चाय वगैरह पीना, कॉफी का इंटेक करना, कॉफी इंटेक करना, हॉट बाथ लेना, यानी ठंडे गर्म पानी से नहाना। सही है, वार्म एंड डार्क कलर के क्लॉथ पहनना स्टार्ट कर देते हैं। सही, गर्म कपड़े, ऊन वाले कपड़े, और इसके अलावा डार्क कलर के कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं, जो टेम्परेचर को अपने अंदर कंजर्व करेंगे, जिससे होगा क्या। और इसके अलावा एक और ये भी कर सकते हैं, माइग्रेशन टू हाई टेम्परेचर एरियाज, जो गांव में होते हैं ना, जो सवात वगैरह की साइड पे रहते हैं। आप लोगों को दोस्त हो तो देखना, आप लोगों को दोस्त हो, अगर कोई सवात वगैरह की हो ना, कॉलेज में होगी ना, कॉलेज में क्या सवात वाले नहीं आएंगे या, तो सवात में कश्मीर में इस तरह के जो लोग होते हैं ना, इनके 2 घर होते हैं, एक घर पहाड़ के ऊपर होता है। सही, पहाड़ों के ऊपर ये रहते हैं, पहाड़ों के ऊपर मतलब पूरा गांव पहाड़ों के ऊपर ही होता है, वहीं पर रहते हैं लोग, वहां पर ठंडा इलाका होता है, वहां रहते हैं, वहीं पर उनके एनिमल वगैरह जानवर जो पाल रखते हैं वहीं पाते हैं। उनके 2 घर होते हैं, एक घर वहां है, एक घर उनका शहर में होता है, जो थोड़ा दूर होता है, वो पहाड़ी उतर के थोड़ा दूर जगह पे होगा। जब सर्दियां होती है, बर्फबारी पड़ती है ना, जब कुछ हफ्ते कुछ महीने पड़ती है, तो इतने ठंड में वो लोग वहां रह नहीं सकते, तो वो 1 महीने के लिए माइग्रेट करके यहाँ आ जाते हैं, गर्म इलाके में आ जाते हैं। मैं दोस्त बता था, उनका घर इसी तरह, उनके 2 घर हैं, तो एक ऊपर बना हुआ है, वो फिर साल में 2 महीने के लिए वो नीचे आते हैं, यहाँ पर आके रहते हैं, फिर 10 महीने वापसी ऊपर जाते हैं, क्योंकि सारा जो उनका मतलब जमीन वगैरह सब कुछ है, जो सारा काम वगैरह वो सारा वही ऊपर है।
सर बस यहाँ पर हमारा थर्मो रेगुलेशन एंड हो गया। जल्दी जल्दी पढ़ाया करें, जल्दी जल्दी तो पढ़ाए। थर्मो रेगुलेशन एंड हो गया तुम लोग का 1 घंटे में, ये 2 घंटे का था, ये मैंने 2 घंटे में पढ़ाना था। अल्लाह का खौफ करो लड़की, तुम्हें सब आसान आसान लग रहा है तो बाकी को थोड़ी आसान आसान लग रहा है, और आसान आसान लग रहा है तो क्या मतलब, मैं तो बोलूंगा चलो तुम लोग पढ़ लो, ऐसे थोड़ी है। चीजें आसान ही होती है बच्चों, चीजें आसान ही होती हैं। अब जब तक जो चीज नहीं आती ना तब तक मुश्किल लगती है, जब आ जाती फिर आसान ही लगेगी ना। अब आप लोग अभी तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के चैप्टर पढ़े नहीं है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर कितने आसान है। फर्स्ट ईयर के चैप्टर आप लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ोगे, वो सारा वही रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उसमें मैं क्या ही नया कुछ कह लूंगा। रिस्पायरेटरी नोज के में लोकेशन तो चेंज करने से वही रहेगी जहां पर है, उनके साइज भी वही रहेगा जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, वही सारा रहेगा, बस कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल जाएगी, वरना बाकी वही रहेगी। इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल गई आप लोग, वरना आप लोग बुक में पायलो रिएक्शन है, इंटर की बुक में, इंटर की बुक में पायलो रिएक्शन है, मैट्रिक में है ना। ये फैट एक्युमुलेशन है, इंटर की बुक में फैट एक्युमुलेशन भी नहीं है। शिवरिंग नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के वर्ड भी नहीं है, नहीं शिवरिंग नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के वर्ड नहीं है। हाँ थर्मोजेनेसिस का वर्ड ये उसकी बुक में है, पंजाब की बुक में है, ये दूसरी बुक्स क्या है। ये सारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ये हमारी बुक के नहीं है, सिर्फ ये फेडरल की और पंजाब की बुक का मिक्स करके फिर ये बनाया गया है, फिर ये मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं ना एमडी में, ये सिर्फ हमारी बुक से नहीं पूछते, दूसरी बुक से पूछते हैं। सही है, थर्मो रेगुलेशन एंड हो गया। इसके बाद है हमारा एक्सक्रीशन। सही है, एक्सक्रीशन है क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन है नहीं, एक्सक्रीशन बहुत अभी हमने वो पढ़ा है थर्मो रेगुलेशन की बेस पे क्लासिफिकेशन, एक तो वो था। सही, क्लासिफिकेशन हमने कर ली, और थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, ये 2 टॉपिक थे थर्मो रेगुलेशन से। अब इसका एक्सक्रीशन में हमारे पास ये है, पहले एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं, जो 3 एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है ना बुक में, ये 3 एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ सारा, ये पूरा आप लोग पढ़ोगे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स का। फिर इसके बाद ये रहा यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम मतलब डिटेल में है, यूरिनरी सिस्टम को पूरा पढ़ोगे, ये सारे ब्लैडर और ये सारे पार्ट है और क्या, वही तो मेन टॉपिक है। फिर इसका फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ये तो सिंपल है, ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है, किडनी का स्ट्रक्चर ये यूरिनरी सिस्टम है पूरा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है, ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है पूरी डिटेल में। इसके बाद जो है हमारे पास ये 3 क्लास का चैप्टर, अगले से अगला भी खत्म होगा। फिर इसके बाद नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन किडनी के अंदर ये क्या बना हुआ है, ये नेफ्रॉन बना हुआ है, 2 तरह के कर्टिकल, ये रहा नेफ्रॉन। सही है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। फिर नेफ्रॉन का फंक्शन है, नहीं नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा, उससे नेक्स्ट क्लास में होगा। ये रहा, ये यूरिन फॉर्मेशन वाला प्रोसेस है। सही है, काउंटर मैकेनिज्म और ये सारा। फिर इसके बाद एक और टॉपिक है, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है किसी जगह पे, ये यहाँ तक पढ़ा दिया, कहाँ तक पढ़ा दिया, ये यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ा दिया। इसके बाद 2 डिसऑर्डर हैं, किडनी फेलियर भी है, किडनी स्टोन भी है। किडनी स्टोन जो है उसका सिर्फ वो है, किडनी स्टोन को डिटेल बनाना है, किडनी स्टोन का वो मतलब उसका रीजंस वगैरह, कॉज वगैरह, उसका ट्रीटमेंट वगैरह वो सारा है। किडनी फेलियर का सिर्फ किडनी फेलियर ही पढ़ाना है, किडनी फेलियर का जो क्रोनिक और एक्यूट है ना उसकी डेफिनेशन बस वो करनी है, उसका ट्रीटमेंट नहीं है, डायलिसिस वाला टॉपिक नहीं है। किडनी स्टोन के वो हैं जो हमारे पास वो है ना रीनल सर्जरी का, और वो क्या बोलते हैं